जय हिंद सभी को। आज मैं साहित्यकारों के हास्य व्यंग्य में प्रसाद जी और सोहनलाल द्विवेदी जी की बात की एक दो बातें लेकर उपस्थित हूँ। प्रसाद का आंसू काव्य और सोहनलाल द्विवेदी जी की उलझन। बात उन दिनों की है जब प्रसाद जी के खंडकाव्य आंसू की लोकप्रियता पराकाष्ठा पर पहुंची हुई थी। हिंदी प्रेमी शायद ही कोई छात्र रहा हो जिसकी जबान पर आंसू के कुछ पद ना आए हों। वीर रस तथा राष्ट्रीय भावों से ओतप्रोत कविता लिखने वाले सोहनलाल द्विवेदी जी उन दिनों काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बीए के विद्यार्थी थे। आंसू के एक पद्य को लेकर द्विवेदी जी उलझन में पड़ गए। उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि प्रासंगिक पद्य में कवि ने नायक का चित्रण किया है या नायिका का। वह छंद था, शशिमुख पर घूंघट डाले, आंचल में दीप छिपाए, जीवन की गोधूली में कौतूहल से तुम आए। पद में प्रयुक्त घूंघट और अंचल नायिका का संकेत करते हैं, जबकि तुम आए पुरुष होने का आभास देता है। इसका समाधान प्राप्त करने के लिए सोहनलाल द्विवेदी जी प्रसाद जी के निवास स्थान पर पहुंच गए और अपनी शंका प्रस्तुत कर दी। यह चित्र स्त्री का है या पुरुष का? प्रसाद जी ने एक क्षण मौन रखा और दूसरे क्षण कहा, लव हैज नो जेंडर। प्रेम को स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में आबद्ध नहीं किया जा सकता। पता नहीं द्विवेदी जी का समाधान हुआ या नहीं। ऐसे ही एक प्रसंग है बनारसी दास चतुर्वेदी जी का। एक बार महाकवि जयशंकर प्रसाद और प्रसिद्ध पत्रकार पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी आपस में कुछ चुहल कर रहे थे। चतुर्वेदी जी ने बनारसवासियों पर व्यंग्य करते हुए कहा, बनारस पिछड़ा शहर है और यहाँ के रहने वाले भी काफ़ी पिछड़े हैं। प्रसाद जी ने फौरन उत्तर दिया, चाहे कुछ हो, कुछ दिन पहले तक तो बनारस का इतना दबदबा था कि लोग अपने पुत्र का नाम भी बनारसी दास रखने में गर्व महसूस करते थे। उस समय चतुर्वेदी जी हंसने लगे और इस तरह से हास्य परिहास चलता था। बनारसी दास चतुर्वेदी जी अपने हाथ में हॉकी स्टिक रखते थे। वे साबरमती आश्रम में थे, तभी पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी आश्रम में आए। माखनलाल जी ने स्टिक का नाम रखा मस्तक भंजन। महात्मा गांधी ने स्टिक देखकर कहा, लाठी तो आपने बहुत मजबूत बांध ली है। बनारसी दास जी ने कहा, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने इसका नाम मस्तक भंजन रख दिया है। महात्मा जी ने तुरंत ही मुस्कुराकर कहा, सत्याग्रह आश्रम में एक मस्तक भंजन भी चाहिए। ऐसे ही बनारसी दास चतुर्वेदी जी की आत्मग्लानि। पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी मुख्यतः पत्रकार के रूप में लब्ध प्रतिष्ठित थे, किंतु जमाने की चाल के अनुसार यदा कदा कुछ तुकबंदी भी कर लेते थे। जब 80 के पे पहुँचे तो उनके शरीर में कुछ विकार था, परेशान थे। आत्मग्लानि का भाव जगा, जाने अनजाने कई खुराफातें भी याद आई। घासलेटी साहित्य के खिलाफ छोड़े गए जिहाद और जनपद भाषाओं के समर्थन में आरंभ किए गए आंदोलन की जब याद आई तो उन्होंने दोहा लिखा, करी करी झगड़ो जन्म भरी, ढर आए घर ढाए दिन रैन, 4 बीसवीं चाल चली, 24 चाहत चैन। दोहे की दूसरी पंक्ति में अनुप्रास तो प्रत्यक्ष है, अपनी 420 वाली चालों साथ ही अपनी 4 गुणे 20-80 वर्ष की आयु तक पहुंचने का भी संकेत देते हैं और अपनी स्वीकृति देते हैं। इस तरह के छोटे छोटे नोकझोंक साहित्यकारों में आपस में चलते रहते हैं। नवीन जी छायावाद के बारे में भी एक बहुत छोटा सा प्रसंग है। उसमें हिंदी के विख्यात कवि पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की कविता में नायिकाओं के लिए प्रयुक्त सजनी, सखी, प्राणप्रिय जैसे शब्दों के प्रति जिज्ञासा प्रकट करते हुए एक बार आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी उनसे अपनी मातृभाषा बैसवाड़ी में पूछ बैठे, काहे हो बालकृष्ण, तुहार यू प्रेयसी कहाँ रहत है जकरे बारे में तुमई सब सजनी, सखी, सलोनी, प्राणवान सब लिखत रहत हो। नवीन जी ने धीरे से उत्तर दिया, अब तुम बूढ़ भयो, का करिए इन सजनीन का मरम जानिक है। इस तरह के नोकझोंक लगे रहते थे। कुछ नोकझोंकों को सामने लाने का जो है कि मन किया तो हुआ कि आपके सामने प्रस्तुत किया जाए। रत्नाकर का काव्य पाठ और श्रोता प्रसाद और मैथिली शरण। गुप्त जी जब जब काशी आते समय निकालकर प्रसाद जी से अवश्य मिलते। एक दिन दोनों शिवाला मोहल्ले में ब्रज भाषा के प्रख्यात
कवि बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर से मिलने का निश्चय किए। साथ में थे केशव प्रसाद मिश्र जी। तीनों रत्नाकर जी के यहाँ पहुंच गए। अब रत्नाकर जी को प्रसाद और गुप्त जैसे दुर्लभ श्रोता कब मिलते। चटपट उद्धव शतक सुनाने लगे। काव्य पाठ में रत्नाकर जी बेमिसाल थे। उद्धव गोपी प्रसंग और सुनाने वाले रत्नाकर। काव्य सरिता निर्बाध बहने लगी, किंतु सुनने वालों के धैर्य की भी सीमा थी। प्रसाद और गुप्त जी ने भेद भरी आंखों से एक दूसरे को देखा और गुपचुप निश्चय हो गया। वाह वाह करते हुए प्रसाद जी बोल उठे, रत्नाकर जी, हमें तो आपका वह कवित्व अच्छा लगता है। चुप रहो उधो सुधो पथ मथुरा को गहो। उद्धव के ज्ञानोपदेश से उक्ताई गोपियों को अंततः कहना ही पड़ा, उद्धव हमें अधिक बोर मत करो, सीधे सीधे मथुरा का रास्ता नापो। प्रसाद जी ने भी अभिधा में तो यही कहा, बस अब यही कवित्व सुना दीजिए। सभी हंस पड़े। काव्य शास्त्र मर्मज्ञ रत्नाकर भी प्रसाद जी के कथन की व्यंजना समझ गए और मुस्कुराकर काव्य पाठ करना बंद कर दिए और सभा समाप्त हुई। फिर सब एक दूसरे से मिले और इस तरह से प्रसाद जी और गुप्त जी बाहर निकले तो राष्ट्र कवि ने प्रसाद जी की पीठ ठोकी और इस तरह का नोक झोंक आपस में साहित्यकारों का बना रहता था।